नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज आपको लगातार कहता आ रहा है कि 2025 है फाइनल, लेकिन उससे पहले 2024 है सेमीफाइनल। लेकिन बड़ी बात यह है कि साल 2024 में यानी कि सेमीफाइनल्स में पहले ही हारता हुआ नजर आ रहा है इंडिया ब्लॉक। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, आज 23 तारीख है, यानी कि आज का दिन काफी अहम है, लेकिन इसी बीच एक बात तो साफ हो गई ना कि इंडिया ब्लॉक हारता हुआ ही नजर आ रहा है हर तरफ। नहीं, हार गया है ना, हार गया। और देखिए समरीन जी, आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। देखिए, जब 13 तारीख को पोलिंग हुई थी तरारी में, रामगढ़ में, बेलागंज में और इमामगंज में, तो हमने और आपने क्या निष्कर्ष निकाला था? जब शाम को 7:30 बजे अजीत द्विवेदी शो हम करते हैं, 50,000 से ज्यादा लोग इंतजार कर रहे होते हैं, तब भी हमने कहा था इंडिया ब्लॉक की जीत की संभावना इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तरारी में तब कोई संभावना बनेगी जब जनसुराज के उम्मीदवार को 10,000 से अधिक मत आएगा, लेकिन वहां जनसुराज की जमानत जब्त हो गई। देखिए, वीडियो को 2 भाग में ले चलिए। इस वीडियो में हम लोग इंडिया ब्लॉक की चर्चा कर लें, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रशांत किशोर की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक कहेंगे आप बार बार प्रशांत किशोर की बात कर रहे थे, प्रशांत किशोर पर आज नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और जो तीसरी बात आपने कही, सेमीफाइनल। देखिए, चुनाव में सेमीफाइनल कुछ नहीं होता है। देखिए, क्रिकेट के खेल में, हॉकी के खेल में, फुटबॉल के खेल में सेमीफाइनल और फाइनल होता है, लेकिन जो सेमीफाइनल में हार जाता है वह तो फाइनल खेलता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन यहां जो सेमीफाइनल में हारा है वह भी 2025 में सत्ता की रेस में फाइनल खेलेगा, जी। तो देखिए, आज जो नतीजे आए हैं, देखिए क्या हुआ तरारी में। राजू यादव माले हार गए। 2015 से लगातार जीत मिल रही थी माले को, और 2024 में यह सीट छिन गई। देखिए, हम लोगों ने क्या कहा था प्रारंभिक दिनों में ही कि तरारी का मतलब सुनील पांडे है। आपके साथ ही हमने वीडियो किया था। और देखिए, रामगढ़ हम कह रहे थे, आप भी कह रही थी कि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह मुकाबले में नहीं है, और वो तीसरे नंबर पर ही रहे हैं, तीसरे नंबर पर रहे हैं, ना? जी। और देखिए, जब मैं यह कह रहा था तो जगदानंद सिंह इतने फायर थे कि मत पूछिए, राजद के कार्यालय में बैठकर ज्ञान दे रहे थे और मुझे संदेशा भिजवा रहे थे। लेकिन देखिए, जनता मालिक होता है और परिवार मालिक नहीं होता है। तो रामगढ़ की जनता ने भी संदेशा दे दिया। देखिए, मतगणना के बीच ही चले गए ना अजीत सिंह। और देखिए, कितनी बड़ी हार है रामगढ़ में। यदि आप आरजेडी में देखेंगे, सीढ़ियां देखेंगे, तो सबसे ऊपर की सीढ़ी पर लालू यादव, दूसरी सीढ़ी पर तेजस्वी यादव, और तीसरी सीढ़ी पर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जगदानंद सिंह, और आपका बेटा तीसरे नंबर पर। हाँ, क्योंकि आपने कार्यकर्ता को भुलाया और आपने बेटा को स्वीकारा, तो जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब तो देखिए, अब सच मानने को भी आप तैयार, आप सच मानने, अरे आप मुझे ज्ञान दे रहे थे बैठकर, कई पत्रकारों के सामने बैठकर मुझे इस तरीके का ज्ञान दे रहे थे। अपने नेताओं को कह रहे थे कि लाइव सीरीज को बाइट मत दीजिए, ये तमाम बातें कर बाइकॉट करने तक। हाँ, तो सच को सच कबूल करना होगा। अब देखिए, इमामगंज की बात कर लीजिए। इमामगंज में हमने कहा था, देखिए दीपा मांझी चुनाव जीत रही है। हाँ, दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल किया ऑनलाइन ने, उसने कहा कि नहीं, आरजेडी जीत सकता है। आपने बूथ मैनेजमेंट की तारीफ की। हमने बूथ मैनेजमेंट और अंतिम 3 दिनों में जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने और संतोष सुमन ने रिपेयर किया था। देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को, जो उनके पीएस थे मिस्टर पन्ना, जिनके खिलाफ नाराजगी थी, जीतन राम मांझी ने बंद कमरे की मीटिंग में कहा था, मैंने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर उसे बाहर कर दिया है, अब आपको उसके सहारे नहीं रहना होगा। तो वहां मैनेजमेंट, लेकिन वहां प्रशांत किशोर ने भी करिश्मा किया है। और देखिए, दीपा मांझी की यदि जीत मुश्किल जीत हुई है, ठीक है, शुरुआत में तो वह पीछे ही चल रही थी, तो अब यह एनडीए के भीतर लड़ाई बढ़ेगी
और चिराग पासवान बनाम जीतन राम मांझी होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ने यह साबित कर दिया कि बगैर चिराग पासवान की मदद के हम इमामगंज जीते हैं, किला बचा सकते हैं, किला बचा लिए हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से मत आया है जितेंद्र पासवान को, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार को, वह मत सिर्फ पासवान का नहीं है, पासवान का तो है ही है, तो वहां दलितों में विभाजन हो गया। और देखिए बेलागंज की बात क्या करेंगे, बेलागंज की बात क्या करेंगे। देखिए बेलागंज में केवल विश्वनाथ यादव जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वे ही उम्मीदवार नहीं थे, सुरेंद्र यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। बिल्कुल जी। उपचुनाव में सिर्फ लालू यादव बेलागंज गए थे, लेकिन यहां भी हार हो गई और यहां भी हार हो गई। अब देखिए नीतीश कुमार क्या कहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में बार बार कहा जाता है ना कि लोग मानते हैं कि अब इनका राजनीतिक मृत्यु लेख लिख दीजिए, लिख भी दिया जाता है। बिल्कुल जी, जी, लेकिन इसके बाद देखिए नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बातें कही जा रही थी। सेहत खराब है, अंतिम पड़ाव पर हैं, इसके बाद इसके बाद कुछ भी नहीं है। और देखिए बेलागंज लड़ने के लिए अशोक चौधरी को छोड़ दिया गया था, बेलागंज में क्या हो गया। अब नीतीश कुमार क्या कहेंगे। नीतीश कुमार कहेंगे हमने उस बेलागंज को जीता है जो हम 1990 में नहीं जीत पाए। 1990 में तो साथ ही थे, हम किसी भी चुनाव में नहीं जीत पाए। 2010 की आंधी में, 2010 की आंधी में भी नहीं जीत पाए थे, और हमने 2024 के उपचुनाव में कर दिखाया। और देखिए दूसरी बात क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार क्या कहते रहे कि मेरे यादव के सामने लालू यादव का यादव उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। बिल्कुल। तो बेलागंज में, देखिए लोकसभा चुनाव में तो यह बात प्रमाणित हो चुकी थी, यह विधानसभा चुनाव में भी देखिए। और परिवारवाद को यह जवाब है बेलागंज में। और देखिए अमजद को, जन स्वराज के उम्मीदवार को जितना मत आया है उतने ही मतों से जीत हार का फासला है। इसका आशय यह है कि वहां खेला हुआ, और इस खेला को न सुरेंद्र यादव समझ पाए, न तेजस्वी यादव समझ पाए, न लालू यादव समझ पाए। तो देखिए इस खेला को समझना पड़ेगा। अब देखिए आप यदि फिर तरारी चलते हैं हम, तो तरारी में सुदामा प्रसाद चुनाव जीत जाते थे, 2015 भी जीत गए, 2020 भी जीत गए, 2024 में राजू यादव। आपको यह सोचना होगा कि जब आपका उम्मीदवार यादव होता है तो आपके यादव उम्मीदवार के खिलाफ बाकी मत कैसे गोलबंद हो जाते हैं। देखिए सुदामा प्रसाद को यादव मतों के साथ साथ उन्हें वैश्य मत मिलता था, लेकिन इस बार जैसे ही राजू यादव उम्मीदवार हुए वैश्य मत इधर उधर हो गए। तो यदि आज के उपचुनाव के परिणाम को देखिएगा तो देखिए बुढ़िया बिस्तर आरजेडी का बांध दिया मतदाताओं ने। ठीक है, जनता ने हालांकि झारखंड में जीत मिल रही है, लेकिन आपका घर कहां है? आपका घर बिहार है। और बिहार में क्या फैसले आ रहे हैं? तो बिहार में आज तेजस्वी यादव को बड़ा झटका मिला है, और तेजस्वी यादव इस उम्मीद में न बैठे रहे कि 2025 में जनता उन्हें कुर्सी पर बैठा ही देगी। देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव को मेहनत करने की जरूरत है। देखिए प्रशांत किशोर गांव गांव की पदयात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। भाजपा तो चुनाव लड़ने की मशीनरी ही है, दिन रात वहां काम कर रही है, वहां लगी रहती है, दिन एक कर देती है। और आप कभी यात्रा शुरू करते हैं, कभी बंद कर देते हैं, आपका पता ही नहीं चलता है। तो आप देखिए ना जो मत आपको मिले हैं, जिस तरीके से रामगढ़ में जगदानंद सिंह के बेटे की बुरी हार हुई है, तीसरे नंबर पर। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने भी ये बात कही थी, तीसरे नंबर पर। तो देखिए और जो बसपा को मत मिला, क्या मत है? इसका तो मतलब ये हुआ ना कि यादवों ने वहां आंख मुंद कर सतीश यादव एलियस पिंटू यादव को बटन दबा दिया। आपकी बात नहीं सुनी गई। और सतीश यादव को जो मत मिला है वह सिर्फ यादवों का मत नहीं है, उसके साथ दलितों का मत भी है, उसके साथ मुसलमानों का मत भी है। और देखिए अशोक सिंह को जितना मत मिला है बीजेपी वाले, इसका मतलब राजपूत भी उनके साथ चले गए, जबकि लोकसभा चुनाव में राजपूत और यादव दोनों मिलकर, सुधाकर सिंह तभी तो जीते थे, सुधाकर सिंह तभी तो जीते थे। तो तेजस्वी यादव को बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत सोचने की जरूरत है। और हम फिर बार बार कहते हैं कि यदि आमने सामने की लड़ाई होती है एनडीए और इंडिया ब्लॉक में, नीतीश कुमार चाहे जिस अवस्था में रहे वह भारी पड़ेंगे, वह भारी पड़ेंगे। क्योंकि समीकरण ऐसा हो गया है, वोटों का ध्रुवीकरण इस तरीके से हो गया है। 2020 में 38 सीटें नीतीश कुमार इसलिए हार गए थे कि चिराग पासवान खेल बिगाड़ रहे थे, चिराग पासवान खेल बिगाड़ चुके थे, और 38 सीटें ज्यादा आरजेडी ने जीत ली थी। तो जो स्थिति और परिस्थिति है
कि आपको यह समझना होगा। आप देखिए बेलागंज में ही जी मनोरमा देवी, रॉकी यादव की मां, बिल्कुल बिंदी यादव की पत्नी, जी क्या जीत मिली है बगैर यादव के मतों की? यादव के मत भी हैं। जी जी जी। और आपको बताएं, उम्मीद से कम वोट आए हैं अमजद को। इसका मतलब मुसलमानों ने भी मत किया है मनोरमा देवी को। और इसका आशय साफ है कि जो बड़ी उम्मीद पाल रखे थे प्रशांत किशोर कि हम सबन मतदाताओं में भेद कर देंगे, छेद कर देंगे, तो सबन मतदाताओं में उतना भेद और छेद नहीं हुआ है। वहां आपने देखा ही था कि ललन सिंह भी पहुंचे थे, विजय कुमार चौधरी भी पहुंचे थे, तमाम बड़े नेता वहां जा रहे थे। तो तेजस्वी यादव को सोचने का वक्त आ गया। झारखंड में यदि सीटें आपने जीत ली तो इसका कोई मतलब नहीं है। बिहार में आपका क्या हुआ? बिहार में आपको कैसे जनता ने नकार दिया? इमामगंज में आप कैसे जीतते जीतते आप हार गए। बेलागंज की सीट आपने गवा दी, रामगढ़ की सीट आपने गवा दी, माले ने तरारी की सीट गवा दी। हुआ क्या? हुआ क्या? अब तो आज से एनडीए कहेगा कि बल्ले बल्ले हमारा है। 2025 तो हम तो जीत ही चुके हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव को सोचना होगा। आरजेडी का लालटेन इस उपचुनाव में बुझा है। इस उपचुनाव में बुझा है। किसके कारण बुझा है? क्या प्रशांत किशोर जो कह रहे थे केरोसिन निकाल दिया था? हाँ, क्या वाकई में केरोसिन निकाल दिया? देखिए, इमामगंज में शायद जीत सकते थे। बिल्कुल जीत हाँ, रोशन मान जी, ठीक है ना, आगे चल भी रहे थे। हाँ, तो स्थितियां परिस्थितियां तेजस्वी यादव के लिए आज झटके का दिन है। और कल से देखिएगा राजद में घमासान मचेगा, जगदानंद सिंह पर सवाल उठेंगे। ठीक है ना कि भाई आप अपने बेटे को नहीं जिता पाए, आप नंबर 3 हैं और आपका बेटा भी नंबर 3 हो गया। नंबर 3 हो गया, नंबर 3 हो गया। जी जी जी। तो देखिए, बड़ी बात हमने कही है। तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन वाकई में अच्छा दिन, गुड डे तो नहीं है बल्कि बैड डे जरूर है। और तेजस्वी यादव की राहें वाकई में बहुत कठिन नजर आ रही हैं। तो अब देखना होगा कि और क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।